साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने जो है भारत में विदेशियों के आगमन के संबंध में आपसे चर्चा किया था और उसमें बताया था कि कैसे हमारा यूनान से संबंध हुआ, फारस से संबंध हुआ है, मतलब ईरान, फारस उसका ऐतिहासिक नाम है, और कैसे जो है ईरान से संबंध हुआ, यूनान से संबंध हुआ। अब आज हम आपको बताते हैं कि रोम से कैसे हमारा संबंध हुआ। रोम भी विदेशी है। मध्य एशिया के साथ कैसे हमारा संबंध हुआ और चीन के साथ कैसे संबंध हुआ, इन पर आज चर्चा करेंगे। रोम इटली का एक शहर है और बहुत पुराना शहर है। रोम में ही एक जगह है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं, जहां पोप रहते हैं, धर्म गुरु, ईसाइयों के धर्म गुरु पोप रहते हैं, उसे वेटिकन सिटी कहते हैं। वो रोम में ही है। रोम में ही एक जगह है, एक मोहल्ला टाइप कह लीजिए, वहाँ धर्म प्रचारक ही रहते हैं ज़्यादातर, तो उसे वेटिकन सिटी कहते हैं। आज वेटिकन सिटी का कोई महत्व नहीं था, कभी महत्व रहा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़े धर्मगुरु का वहाँ निवास था। रोम वैसे भी प्राचीन समय में इटली की राजधानी थी और इटली का सबसे बड़ा शहर था और पूरे साम्राज्य को रोम ही साम्राज्य माना जाता था। उसको इतिहास में भी रोम का ही नाम दिया गया है, जबकि वो इटली, देश का नाम इटली है। तो रोम साम्राज्य किसी समय में इटली की जगह पर प्रयुक्त किया जाता था। यह बहुत विस्तृत भाग में फैला हुआ था, यूरोप के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था और एशिया माइनर में भी कुछ स्थान उसके अंतर्गत थे या अधीन थे। यह बहुत ही समृद्धशाली राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए। रोम का बहुत दूर दूर तक नाम था। प्राचीन शहरों में बुशरा, बगदाद, ईरान, भारत में भी बहुत सारी जगह थी जो पुराने नाम हैं। दिल्ली तो बाद का नाम है, उसे इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं और भी तमाम नाम उसके रहे हैं। और इटली में रोम का नाम था। रोम के नाम से ही लोग जानते थे, यही प्रचलित था। तो रोम से बुशरा, बगदाद से, मतलब ईरान से और भारत से व्यापारिक संबंध थे, व्यापार होता था। व्यापारिक संबंध जब होता है तो वो संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि उसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है, जो जीवन का साधन है, साध्य है, जो कह लीजिए। आज जैसे अमेरिका से व्यापार होता है, चाइना से व्यापार होता है, अन्य देशों से व्यापार होता है, तो आज तो डेवलप है। उस समय भी ऐसे ही था। तो रोम से भी भारत का व्यापार था और तमाम जगहों पर व्यापारिक संबंध थे। भोग विलास की मूल्यवान वस्तुएं जो है उनका आना जाना था, वहां ले जाते थे, यहाँ से वहां से ले आते थे। इसका प्रमाण यह भी है कि रोम की बहुत सी मुद्राएं जो है वो दक्षिणी भारत में प्राप्त हुई थी। दक्षिणी भारत जो है वो उत्तरी भारत से ज्यादा समृद्ध है, या फिर स्वाद घाटी समृद्ध है, जो भारत के पश्चिमी छोर था, पाकिस्तान है। क्योंकि दक्षिणी भारत में केरल वगैरह जो है, सोने की खदानें, कोलार जो है वो दक्षिणी भारत में ही है। मसाले दक्षिणी भारत में ही पैदा होते थे, चाय भी होता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। यहाँ से राजदूत भी, भारतीय नरेशों ने या भारतीय राजाओं ने अपने राजदूत भी रोम में भेजते थे,
ताकि सांस्कृतिक संबंध भी बने। और इतिहास के प्रमाण के अनुसार ईसा पूर्व 26 में पांडे एक राज्य था जिसके राजा ने रोम के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। इस प्रकार रोम के साथ, रोम ही हम कहेंगे पुराना नाम ही, रोम के साथ भारत का सांस्कृतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध और सामाजिक संबंध भी था। उसी इटली की रहने वाली है सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी की इस मामले में हम प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने भारतीय परिवेश को एडाप्ट कर लिया और बहुत आसानी से एडाप्ट किया। थोड़ी तो कठिनाई होती है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है उनकी बहुत ज्यादा थी। वो साड़ी पहनने लगी, रोम में साड़ी नहीं पहना जाता। राजीव गांधी से शादी उन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां शादी के लिए बहुत लड़के मिलते, वो बहुत परिवार था। लेकिन वो जब शादी हो गई तो वो पूरी तरह से भारतीय हैं, वेशभूषा से, बोलचाल से, सोच समझ से, दिमाग से, हर तरह से वो भारतीय हो गई। ये मामले में सोनिया गांधी की प्रशंसा की जाएगी। जबकि बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशों से आए हैं, जैसे इजराइल से आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय नहीं हो पाए। वो आज भी इजरायली यहूदी ही हैं। यूरेशिया से आए, वो आज भी यूरेशियन ही हैं। वो भारतीय नहीं हो पाए, भारत में रच बस नहीं पाए, भारत के लोगों से उनका आत्ममिलन नहीं हो पाया। यूरेशिया से जो लोग आए वो पूरी तरह से भारतीयों में हिल मिल नहीं पाए, पूरी तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ग्रहण नहीं किया। वही हालत जो है दक्षिणी भारत में बेन इजराइल से आए हुए यहूदी लोगों का है। तो रोम की मुद्रा, भारतीय कला, औषधियां, दवाएं, बहुत सारे जो है ज्ञान विज्ञान की बातें रोम और भारत का आपस में आदान प्रदान के दौरान मिक्स हो गया, मिलजुल गया। अब मध्य एशिया के बारे में संबंध बनाए थे। मध्य एशिया क्या हुआ, मध्य एशिया की बात बता रहे हैं। जो शक, कुषाण, हूण, यूची, ये जब जातियां भारत में आई तो ये सब मध्य एशिया से ही आई थी। मध्य एशिया से ये यूरेशियन भी आए थे, जो आज ब्राह्मण जिनको कहते हैं। क्षत्रियों के और वैश्यों के आने में तो विवादास्पद है, लेकिन ये निश्चित है कि ब्राह्मण जो है यूरेशिया से आए और यहीं के होकर रह गए। शक, कुषाण और हूण और यूची जो आए वो भारतीय सभ्यता में हिल मिल गए और जल्दी ही उनका जो है एक सामाजिक ताना बाना बन गया जो भारत से मेल खाता था। परंतु यूरेशियन ब्राह्मण जो है वो इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाए, वो बस गए यहाँ। धीरे धीरे उनका वो हुआ, लेकिन आत्मसात नहीं हो पाए। जो कह लीजिए कि बिल्कुल आत्मसात हो जाने, तो शक, यूची, घूण ये सब आत्मसात हो गए भारत की सभ्यता में। बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने, भाषा को अपना लिया, प्राकृत भाषा और खरौदी लिपि ये सब उन्होंने अपना लिया। बौद्ध धर्म का तो कनिष्क ने प्रचार प्रसार भी किया अफगानिस्तान में, चाइना साइड में, तमाम जगहों में। तो इस तरह से संस्कृति और सभ्यता आपस में बिल्कुल मिल गई और एक हो गई। परंतु यूरेशियन ब्राह्मणों की सभ्यता बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाई। आपको कनिष्क जो है वो बौद्धिस्ट हो गया, ये सभी बौद्धिस्ट हो गए, और चूंकि वो बौद्ध काल था तो बौद्धिस्ट हो गए, तो बौद्धों में हिल मिल गए। और ये बात की बात है, ये दूसरी शताब्दी में आए। तो इस तरह से भारत के लोगों का मध्य एशिया के लोगों से संपर्क हुआ। सम्राट कनिष्क
का प्रोत्साहन पाकर के बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में मध्य एशिया में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। और आप जानते हैं अभी एक बुद्ध की मूर्ति खंडित की गई है अफगानिस्तान में, वो उस समय की मूर्ति थी और इन्हीं लोगों द्वारा उसका स्थापना की गई थी। तीसरी शताब्दी तक खोतान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और भारतीय लोग भी जाकर के वहां प्रचार प्रसार करने, उधर के लोग भी इधर आए और दोनों आपस में हिल मिल गए। कुछ लोग वहां भारतीय बस गए, कुछ यहाँ ये बस गए, लेकिन उनमें अब पहचानना मुश्किल है कि कौन शक है, कौन हूण है, कौन कनिष्क से संबंधित है। और यहाँ के लोग जो वहां गए उन्हें भी पहचानना मुश्किल है। खोतान में इतने ज्यादा भारतीय हैं जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के वहां स्थापित हो गई। वहां प्राकृत लिपि बन गई और खरोष्टी जो है खरोष्टी बन गई और राजभाषा वहां की प्राकृत हो गई। प्राकृत बौद्धों की राजभाषा है और खरोष्टी उनकी लिपि है। और एक तरह से मध्य एशिया में भारतीयों का एक उपनिवेश बन गया, जिसमें महाराजा देवपुत्र, प्रियदर्शन आदि राजाओं के नाम है। बौद्ध मंदिरों की संख्या लगभग 10,000 थी वहां। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी चाइना से आया था और उसे भारत बहुत पसंद आ गया था और वो पूरा भारत भ्रमण किया, पूरी तरह से बौद्धिस्ट हो गया और वो चाइना में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और वहाँ बौद्ध धर्म के स्थापना में उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। अब मध्य एशिया की बात हो गई। अब चीन के साथ संबंध जो है उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चीन का भारत और व्यापारिक संबंध था, धार्मिक संबंध था, राजनीतिक संबंध था, सारी तरह संबंध थे। बाद में चीन बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया, बौद्ध धर्म का वहां प्रचार प्रसार हुआ और चाइना भारत से ज्यादा बौद्ध धर्म का अनुयायी है। पूरा चाइना बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जबकि राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से यहाँ बौद्ध धर्म का लोप हो गया, समाप्त हो गया। एक बहुत बड़ा गद्दार हुआ था शुंगमित्र, जिसने पूरा बौद्ध धर्म जो है यहाँ से समाप्त कर दिया और वही इस देश के पतन का कारण बना और आज तक पतन का कारण बना हुआ है। उसने इतना ढोंग पाखंड आडंबर फैलाया, इतने कत्लेआम करवाए, इतने ज्यादा उसने गलत साहित्य का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से भारत की दुर्दशा ये हुई कि ये 755 साल गुलाम रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में चीन में कुषाण का जो है बहुत बड़ा हाथ था और कुषाण ने इसके लिए बहुत कार्य किया और इस तरह से चीन और भारत का कल्चर जो है एक में मिल गया। कल्चर तो क्या मतलब, धार्मिक कल्चर। इस तरह से चीन भी बौद्धिस्ट राष्ट्र हो गया, बौद्धिस्ट वो हो गया। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत देश में हुई, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है भारत में पैदा हुए थे और उन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने एक दर्शन दिया, उन्होंने एक फिलॉसफी दी, उन्होंने एक धर्म के नाम पर जो पशुओं की बलि दी जाती थी, मनुष्यों की बलि दी जाती थी और सारे कुकर्म किए जाते थे यूरेशियन द्वारा, वो समाप्त होकर के एक अमन चैन, उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया, एक ऐसी फिलॉसफी दी जो मानव दर्शन या मानव फिलॉसफी है। और वो मानव का व्यापक अर्थ है, मानव है, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नभचर थलचर सब हैं। उसमें एक ऐसा उन्होंने बिगुल फूंका कि मनुष्यता स्थापित हो गई और मनुष्यता स्थापित होने पर उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। हम मनुष्य हैं,
उसमें मैंने बताया आपको, सारे लोग आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं। तो अगर हम हैं जो कुदरत की बनाई हुई है, मानव सभ्यता है, तो वो एक उससे उत्तम कोटि की सभ्यता हो ही नहीं सकती, उससे उत्तम कोटि का धर्म नहीं हो सकता, समाज नहीं हो सकता, विचार नहीं हो सकता, शासन सत्ता नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मनुष्य को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो राक्षसों की, जाहिलों की शासन सत्ता होगी। राक्षसों की क्या कह लीजिए, एक इनको मनुष्य नहीं कहिए तो राक्षस ही हो, एक तरह से आम भाषा में राक्षस भी मनुष्य ही होते हैं, पर प्रवृत्ति अलग होती है। तो इस तरह से भारत देश गुलाम हो गया और भारत में एक अराजकता की स्थिति फैल गई, जो आज देखने को मिल रही है कि ढोंग पाखंड आडंबर ये वो। पहले भी, बुद्ध से पहले भी जो यज्ञ होते थे उसमें जानवरों को जिंदा फेंक दिया जाता था और भून करके खाया जाता था। उसको क्या कहेंगे आप? उसको अमानवीय कहिए, राक्षसी प्रवृत्ति कहिए, या अज्ञानता कहिए। तो इस तरह से था, जो आज कम से कम नहीं हो रहा। कल आपको हम जो है एक और एपिसोड देंगे और उसमें हम बताएंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, सिंगापुर, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ पर बौद्ध धर्म कैसे फैला, या वहाँ से भारत का कैसे संबंध बना, सिंघल द्वीप से कैसे संबंध बना। सिंघल द्वीप मतलब लंका, वो कल बताएंगे। आज यही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, इतिहास को समझिए, दूसरों को भी समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का मनोबल बढ़ेगा, चैनल में एक उत्साह आएगा, जिसकी वजह से आपको और भी वीडियो और भी तथ्य से आपको अवगत कराया जाएगा। अगर वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।